Hello, my name is रणवीर सिंह दलाल। आज हम बात करेंगे द लास्ट लेसन की हिंदी में, जो कि चैप्टर है आपका फ्लैमिंगो, जो आपकी बुक है क्लास 12 की, उसका पहला चैप्टर। कहानी है लिखी गई अल्फोंसे डोडे के द्वारा, जो कि फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, फ्रांसीसी उपन्यासकार और कहानी लेखक हैं। इस कहानी के बैकग्राउंड की बात करें तो उन दिनों की बात है ये, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच 1870 और 71 के दौरान एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें प्रशियन फोर्सेस के द्वारा, प्रशियन सेनाओं के द्वारा फ्रांस की हार हुई। उस समय प्रशियन जो सेनाएं थी, उनका नेतृत्व बिस्मार्क, जो बहुत विख्यात सैनिक जनरल हुए हैं, वो सेनापति बिस्मार्क उनका नेतृत्व कर रहे थे। ये कहानी आधारित है फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन की, जो कि ये जो प्रदेश है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये चला गया था प्रशिया के हाथ में। उनका कब्ज़ा इस इलाके में हो गया था और इस पृष्ठभूमि को लेकर ये कहानी लिखी गई है। कहानी का जो नरेटर है, कहानी को जो सुनाने वाला है, जो इसका व्याख्यान करता है, वो एक बालक है जिसका नाम है फ्रेंच। वो विवरण देता है उस एक दिन का, जब वो स्कूल जाने को तैयार था। एक सुबह वो स्कूल जाना चाहता था। एल्सेस एंड लॉरेन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का था, जो ज़िला फ्रांस का था, इसी के गांव में एक स्कूल, जिसमें ये बालक, फ्रेंच नाम का बालक, वहाँ पढ़ता था। तो ये स्कूल के लिए तैयार है, स्कूल जाना चाहता है। कहानी की जब शुरुआत होती है तो ये बताता है अपना अनुभव उस दिन का, जब वो स्कूल के लिए तैयार था जाने को। तो शुरुआत में हमें पता लगता है फ्रेंच के द्वारा कि वो स्कूल जाने से थोड़ा डर रहा था। उस दिन सुबह की बात है और उसे डर लग रहा था स्कूल जाने से, क्योंकि उसके अध्यापक, उसके टीचर एम हैमिल के द्वारा एक व्याकरण का, एक यानी ग्रामर का एक टॉपिक, पार्टिसिपल लर्न करने के लिए दिया था फ्रेंच को, जो कि उसने बिल्कुल कुछ उसको सीखा नहीं था बिल्कुल। तो इस वजह से वो डरा हुआ था थोड़ा स्कूल जाने में। लेकिन फिर उसने मन बनाया कि उसे स्कूल जाना ही है। तो लेट हो गया था, स्कूल के लिए निकला, जल्दी में था, और कुछ रास्ते में कुछ चीज़ें उसको अपनी तरफ खींच रही थी, उसका ध्यान भटका रही थी। इसमें जो ये ध्यान भटकाने वाली कुछ चीज़ें थी, इसमें पहली तो बात ये थी कि वो दिन बड़ा सुहावना था, बड़ा गर्म दिन था। फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में ये गर्म दिन होना बड़ा बड़ा अद्भुत होता, बड़ा सुखद होता है। तो ये इस तरह का सुहावना दिन था। नज़दीक जो वन क्षेत्र था, हरा भरा प्रदेश था, वहाँ पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। और साथ ही एक आरा मिल थी, 100 मिल। उसके पास, उसके पिछले हिस्से में, उसके पृष्ठभूमि में, उसके पास जो एक खुले मैदान हैं, खेत हैं, उन खुले मैदानों में, उस खुले मैदान में जो जर्मन सोल्जर्स हैं, जर्मनी के सैनिक, जिनका अब उस प्रदेश पे कब्जा हो गया है। प्रशिया, जैसे कि कहा कि प्रशिया का कब्जा फ्रांस पे हो गया था, और प्रशिया की जो संयुक्त सेना थी, जिसमें 3 देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। तो जर्मनी की सेनाओं का उसमें अच्छा खासा प्रभुत्व था। तो जर्मनी के सिपाही, जर्मन सोल्जर्स वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे, परेड कर रहे थे। ये भी नज़ारा फ्रेंच को
अपनी तरफ खींच रहा था, जैसा कि स्वाभाविक है उस उम्र के बालक के लिए कि ये इस तरह की गतिविधियां उनको आकृष्ट करें। इन सभी आकर्षणों को कंट्रोल करते हुए, उनको दबाते हुए वो निकल पड़ता है अपने स्कूल के लिए। एक एक उसमें एक ऐसी एक ताकत का एहसास उसे लगता है कि वो इन 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 इस तरह के लालच, इस तरह के प्रलोभनों को, टेम्पटेशंस को दबा सकता है। वो निकल पड़ता है जल्दी से स्कूल की तरफ। रास्ते में टाउन हॉल नाम की एक जगह आती है जहाँ पर गांव के कुछ एल्डर्स, कुछ बूढ़े बड़े लोग, जिसमें एक लुहार शामिल है, अपने 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 अप्रेंटिस के साथ, अपने चेले के साथ, अपने सहयोगी के साथ, और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो एक बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर, एक जिस तरह से नोटिस बोर्ड होता है उस पर कुछ अक्सर न्यूज़ आते हैं युद्ध से संबंधित, जो बुरे समाचार हैं। पिछले 2 साल से ऐसा होता रहा है। जो भी बुरे समाचार हैं, जो भी आदेश हैं सैनिक जनरलों की तरफ से, वो जो कमांडर्स की तरफ से, यहाँ पर इस तरह के समाचार इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से प्रकाशित किए जाते थे। तो उस दिन जब फ्रेंच वहाँ से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि लोग बुलेटिन बोर्ड के पास एकजुट हुए हैं, और उनमें एक लुहार भी है और उसका चेला भी है। तो ये यहाँ से जब फ्रेंच गुजरा तो ब्लैक स्मिथ ने, यानी लुहार ने, उसको पुकार कर कहा कि भाई तेरे पास बहुत समय है फ्रेंच, इतनी जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी शीघ्रता की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, तेरे पास बहुत समय है, समय ही समय है। तो अब यहाँ पर फ्रेंच समझ नहीं पाया कि लुहार की इस बात का क्या मतलब है, और वो अपनी धुन में चला जाता है, चलता रहता है स्कूल की तरफ, बढ़ जाता है विद्यालय की तरफ, क्योंकि वो जल्दी में है। और ये इस मौके पर फ्रेंच को लगता है कि लुहार उसका मजाक बना रहा है और कोई ख़ास बात नहीं है, वो स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। अब जब वो स्कूल में पहुंचता है, स्कूल का एक बगीचा है, उस बगीचे में जब उसकी एंट्री होती है, जब उसमें वो, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, बड़ा घोर आश्चर्य उसको होता है उस दिन की परिस्थितियों को देखकर, जो कि बड़ी असामान्य थी, ऐसा पहले नहीं होता था। उसने महसूस किया, उसने देखा अपने चारों तरफ, ऑब्ज़र्व किया कि बड़ी बड़ी शांति है, बड़ी खामोशी है, किसी तरह की आवाज़ नहीं है। जो आवाज़ें अक्सर गली तक भी सुनी जा सकती थी, वो आवाज़ें उस दिन नहीं हो रही थी। जिस तरह की आवाज़ें, जैसे कि जो विद्यार्थी हैं उनके पहले इस किस्म की आवाज़ें होती रहती थी, विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा अपने डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ें, उनके द्वारा अपने पाठ को दोहराने की, एक स्वर में दोहराने की आवाज़ें, और अध्यापक के द्वारा, एम हेमल के द्वारा जो उनका फुटा था लोहे का, उसको पटकने की आवाज़ें, ये सभी आवाज़ें पहले सुनाई देती थी, गली में भी सुनाई देती थी, जो विद्यालय के नज़दीक, स्कूल के नज़दीक जो गली थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल का पूरा माहौल बहुत शांत था, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी, और फ्रेंच को लगा कि ये एक संडे मॉर्निंग के जैसा माहौल है, जैसा कि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन इस तरह का माहौल रहता है, वैसा उसे महसूस होता है। तो जैसे ही वो खिड़की से देखता है अपनी क्लास में पहुंचने से पहले कि विद्यार्थी सभी, उसके साथी अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, सभी शांत हैं। अब वो अंदर घुसता है क्लास में, लेकिन अंदर जाने से पहले वो हिचक जाता है। उसे लगता है, पहले वो अक्सर जब लेट हुआ करता था तो शोरगुल का फ़ायदा उठाकर, जो आवाज़ें होती थी, जो नॉइज़ होती थी बच्चों के द्वारा और तरह की आवाज़ें, उस शोर का फ़ायदा उठाकर वो अक्सर अपनी जगह पर टीचर की नज़रों से, अध्यापक की नज़रों से बच के अपनी सीट पर पहुंच जाया करता था। लेकिन आज वैसा कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। आज उसे लगा कि वो वैसा नहीं कर सकता जैसा कि वो पहले किया करता था। आज कोई ऐसा बच जाने का कोई वो नहीं, इस तरह से टीचर की नज़रों के द्वारा बच सकता। तो टीचर उसे देख लेता है, और टीचर, बड़ा फ्रेंच को और आश्चर्य होता है जब टीचर उसे डांटता नहीं है। आज से पहले जब भी
इस तरह से वो लेट होता था तो टीचर की डांट का सामना उसे करना पड़ता था। लेकिन आज टीचर ने उसे नहीं डांटा और बड़ी नर्म आवाज़ में उससे कहा कि फ्रेंच आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे बिना ही, तुम आए नहीं तो तुम्हारे बिना ही मैं क्लास की शुरुआत करने वाला था, आओ बैठो। तो ये बड़ी बड़ी नर्म आवाज़ में उसने बात करी, बड़ी विनम्रता से टीचर ने बात करी एम हैमल ने। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी फ्रेंच के लिए। अब जैसे ही वो अपना स्थान ग्रहण करता है, फ्रेंच बैठता है अपनी जगह पर, अपने डेस्क पर जाकर, उसको थोड़ा समय लगता है, एक मिनट उसको लगती है संभलने में और इस पूरे माहौल को समझने में कि आज ऐसा असामान्य क्या हो गया है, क्यों आज सब कुछ अलग तरह का है, इसको सब। तो थोड़े समय बाद जब वो थोड़ा बैठता है, रिलैक्स होता है, अपने आप को संभालता है, तब उसका ध्यान जाता है कि आज क्या और ख़ास और अलग है। वो देखता है कि अध्यापक टीचर एम हैमल विशेष तरह की पोशाक उस दिन, विशेष तरह की एक अलग तरह की ड्रेस उस दिन वो पहन के आया होता है, एक ख़ास तरह की ड्रेस, एक सुंदर कोट हरे रंग का और एक झालर वाली कमीज़ और सिल्क का की एक टोपी, हैट, वो उस दिन पहन के आया था। इस तरह की विशेष वेशभूषा, इस तरह की पोशाक, इस तरह की ड्रेस वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज़ डेज जब होते थे उन्हीं दिनों टीचर इस तरह की पोशाक में आता था। तो ये बड़ी अनोखी बात, बड़ी अलग तरह की असामान्य सी बात महसूस की थी फ्रेंच ने। इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ा गंभीर लग रहा था, बड़ा पूरा गंभीर माहौल था, वातावरण था चारों तरफ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात एक और थी, वो ये थी कि गांव के जो बुज़ुर्ग लोग थे, बड़े बूढ़े जो लोग थे, एल्डर्स, वो लोग आए हुए थे क्लास में और पीछे के जो डेस्क थे वहाँ वो लोग बैठे हुए थे। इनमें ओल्ड हॉशर शामिल थे और एक भूतपूर्व मेयर शामिल थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर शामिल थे और इसके अलावा भी कुछ गणमान्य लोग गांव के वहाँ हाजिर थे, वहाँ उपस्थित थे। ओल्ड हॉशर नाम का जो आदमी था वो अपनी एक किताब भी साथ में लाया था, प्राइमर जिसको कहते हैं, जिसको कायदा भी कहते हैं उर्दू या हिंदी में, जो अल्फ़ाबेट्स की किताब होती है सीखने के लिए बच्चों के लिए। तो वो बच्चों के सीखने की किताब भी ओल्ड हॉशर लेके आया हुआ था। अपने घुटनों पे उसने उस किताब को रखा हुआ था और उसके ऊपर अपना चश्मा रखा हुआ था। अभी हैरान हो रहा था फ्रेंच, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आज इस तरह का अजीब नज़ारा क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है। तभी एम हैमल अपनी कुर्सी पे विराजमान होता है और अनाउंस करता है बैठकर, बड़ी गंभीर और नर्म आवाज़ में साथ, जिस नर्म आवाज़ में, जिस गंभीर आवाज़ में उसने पहले फ्रेंड से बात की थी, उसको बैठने के लिए कहा था और डांटा नहीं था, उसी स्वर में, उसी अंदाज में एम हैमल कहते हैं कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आखिरी लेसन है, द लास्ट लेसन। और बर्लिन से आदेश आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है कि इस प्रदेश अल्सेस एंड लॉरेन के बच्चों को सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी। कल से आपका नया अध्यापक यहाँ आएगा और कल से जर्मन ही सिखाई जाएगी फ्रेंच के स्थान पर। अब फ्रेंच सीखने का ये लास्ट दिन होगा, इसीलिए इसको कहा गया द लास्ट लेसन। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ा ध्यान से सुने। तो ये शब्द टीचर के द्वारा कहे गए और ये शब्द थंडर क्लैप, ये शब्द ऐसे लगे फ्रेंच को जैसे कि बिजली गिर गई हो, बहुत चौंकाने वाले, जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, बहुत चौंकाने वाले थे ये शब्द। और उन्होंने फ्रेंच को अब ये सारा माजरा ये समझ आ गया था, अब उसको सारी बात स्पष्ट हो गई थी, सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। अब उसको सब समझ आ गया कि टाउन हॉल पर जो बुज़ुर्ग लोग इकट्ठे हुए थे गांव के, वो लोग, जिसमें लोहार भी शामिल था जो उसे रास्ते में मिला था, जिसने कहा था
कि तेरे पास बहुत समय है फ्रेंच, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, इतनी जल्दी में जो है जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अब उसको ये सारा माजरा समझ आ गया था कि ये सब जो जो माहौल में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो चेंजेस चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, इसका कारण है कि जर्मन सोल्जर्स, जर्मन फोर्सेस का उस इलाके में कब्जा हो गया है। और अब ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है और कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब अगला एक जो पैराग्राफ है इसमें वो आत्मविश्लेषण करता है, फ्रेंच आत्मविश्लेषण करता है और कहता है कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, इतनी जल्दी, अभी तो मुझे कुछ लिखना और पढ़ना भी नहीं आया, इतनी जल्दी आखिरी लेसन। और उसे पछतावा होता है, अफसोस होता है कि क्यों उसने लापरवाही बरती, क्यों उसने स्कूल को बीच में मिस भी किया। कई बार वो पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए निकल जाता था और कई बार सार नामक जगह पर वो फिसलने के लिए, स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। तो इस प्रकार उसने जब अपनी कक्षाओं को मिस किया, स्कूल नहीं गया, वो सभी चीज़ें अब उसको याद आ रही थी और उसे लग रहा था, पछतावा हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था कि क्यों उसने स्कूल को मिस किया, क्यों वो स्कूल नहीं गया, क्यों अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग और फ्रेंच को क्यों उसने ठीक से नहीं सीखा, लिखना पढ़ना। पछतावा हो रहा था और ये बड़ा स्वाभाविक था। जब इंसान के पास कोई उपाय नहीं बचता है, जब समय निकल जाता है, तब ये एहसास होना, पछतावे का एहसास होना बड़ा स्वाभाविक है। अब उसकी समझ में भी थोड़ा बदलाव आया, उसके एटीट्यूड में भी, टीचर के प्रति उसका एटीट्यूड बदल गया, किताबों के प्रति, वो किताबें जो उसको मुसीबत लगती थी, न्यूसेंस वर्ड का इस्तेमाल किया, वो किताबें जो उसे मुसीबत लगती थी, बोझ लगती थी, भारी लगती थी, वो किताबें अब उसको ऐसी लगीं जैसे कि पुराने दोस्त जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। और वो अध्यापक, वो टीचर एम हैमिल, जो उसे क्रैंकी यानी कि सनकी लगता था और जिसके फुटे, लोहे के फुटे से उसे डर लगता था, अब वो सब इस तरह की नकारात्मक बातें अपने अध्यापक के प्रति भूल गया था और अब उसको सिर्फ सहानुभूति हो रही थी अपने टीचर के प्रति। इसीलिए अब वो अपने टीचर के बारे में जब सोचता है तो उसको कहता है पुअर मैन। अब उसको समझ आया, अब उसको दया आती है, सहानुभूति होती है अध्यापक के प्रति। उसे लगता है कि ये अध्यापक एम हैमिल आज जो विशेष वेशभूषा और में जो आया है, जो खास तरह की ड्रेस पहन के आया है, तो ये इस दिन को, इस लास्ट लेसन को यहाँ पर जो 40 वर्षों से वो पढ़ा रहा है इसी विद्यालय में, जहाँ उसका घर भी है, गार्डन भी है उसी विद्यालय में, जिसकी देखभाल उसने इतने लंबे समय से की है, अब उसको ये छोड़ के जाना होगा। 40 वर्षों से यहाँ पर पढ़ाया है, लेकिन अब उसे ये जगह छोड़ के जानी होगी। तो थोड़ा तरस आता है, थोड़ा सहानुभूति होती है फ्रेंच को कि टीचर ने, एम हैमिल ने अपने इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो खास किस्म की वेशभूषा पहनी थी। और अब उसे ये भी समझ आया फ्रेंच को कि जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो आकर बैठे हुए हैं कक्षा में पीछे की सीटों पर, वो क्यों आए? वो आए थे इस भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति और उस अध्यापक के प्रति अपना सम्मान दर्शाने, अपनी एकजुटता दर्शाने अपने देश के प्रति। और वो अध्यापक जिसने 40 साल अपने जीवन के वहाँ लगाए, सेवा की, उस अध्यापक के प्रति भी सम्मान दर्शाने के लिए गांव के सभी बुजुर्ग और बूढ़े गणमान्य लोग वहाँ आए हुए थे। अब इसी तरह का विचार क्रम फ्रेंच के मन में चल रहा था। तभी फ्रेंच ने सुना कि उसके नाम को पुकारा गया अध्यापक के द्वारा, और अध्यापक ने कहा कि भाई सुनाओ, पार्टिसिपल जो टॉपिक आपको दिया था होमवर्क के तौर पर, उसको सुनाओ, रिसाइट करो। अब फ्रेंच को लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, काश कि वो उस भयानक नियम को, पार्टिसिपल को सुना पाए अपने अध्यापक। उसे लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए, सीखा कुछ नहीं, आता नहीं, लेकिन उसे लगा कि काश मैं अपने अध्यापक को, काश मैं अपने टीचर को वो भयानक नियम ग्रामर का, पार्टिसिपल का, वो ठीक मैं अपने अध्यापक को सुना पाऊँ, काश ऐसा हो जाए, काश
मैं अपने अध्यापक को इम्प्रेस कर पाऊँ, ऐसा उसके मन में आया। तो यहाँ हमें पता लगता है इस बात से कि फ्रेंच के मन में सम्मान की भावना का जन्म होता है, अपने अध्यापक के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग उसके मन में आती है। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो लड़खड़ा गया, शुरुआत के शब्दों में कह नहीं पाया और शर्मिंदा हुआ और आंखें नहीं मिला पाया अपने अध्यापक से। फिर एम हैमल ने कहा कि भाई फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, ऐसा होता है, देखो अब क्या हो गया है, हर रोज़ हम चीज़ों को टालते रहते हैं, कहते रहते हैं कि कल हम कर लेंगे, अभी बहुत समय है। ये टालते रहने की आदत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये पूरे शहर की, पूरे एल्सेस एंड लॉरेन की आदत इस तरह से चीज़ों को टालते रहने की हो गई है। और अब देखो क्या हालत हो गई है, क्या परिणाम निकला है। इस तरह की आदत जो हम सब लोगों की है, इस पूरे शहर की है, इसका परिणाम क्या निकला है कि अब हमारे पास सीखने के लिए कुछ समय नहीं है, भाषा नहीं सीखी आप लोगों ने, अपनी मातृभाषा, और अब दुश्मन का कब्ज़ा हो गया है। और वो जर्मन लोग, दुश्मन के लोग अब तुम्हें ताना देंगे, कहेंगे कि देखो ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा बोलनी लिखनी नहीं आती। इस तरह से वो तुम्हें चिढ़ाएंगे, कटाक्ष करेंगे, कमेंट करेंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, हम सब की गलती है, या हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो ये कहना है, ये कहा एम हैमल ने, विश्लेषण किया हालात का कि ऐसे हालात क्यों हो गए, क्यों बहुत कुछ नहीं सीख पाए उसके छात्र। और अब इस विश्लेषण में अध्यापक अपने आप को भी शामिल करता है, गलती की बात करता है कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए इस परिस्थिति के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके, जिसमें फ्रेंच भी शामिल है, वो कुछ सीख नहीं पाए इतने लंबे समय के दौरान भी, इतना लंबा समय लगाने के बाद भी। तो अध्यापक के द्वारा विश्लेषण किया गया है। पहले वो पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स वे जिम्मेदार हैं, उन्होंने कई बार तुम्हारी छुट्टी करवाई, तुम्हें विद्यालय नहीं भेजा क्योंकि वो ज़्यादा अर्न करना चाहते थे, कुछ ज़्यादा थोड़ा पैसा और मिल जाए इसलिए तुम्हें काम पर भेजा, खेतों में काम करने के लिए, और विद्यालय छुड़वाया। और अब वो स्वयं को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि मैंने भी कई बार तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए कहा और इस तरह से तुम पढ़ नहीं पाए, और कई बार मैंने मछली पकड़ने जाना था, फिशिंग ट्रिप्स पे जाना था, तब भी मैंने छुट्टी कर दी थी तुम्हारी। तो इस तरह से अध्यापक अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता है। तो यहाँ पर अध्यापक की ईमानदारी झलकती है आत्मविश्लेषण के दौरान। फिर वो बात करता है एक विषय, फिर किसी और विषय पर कुछ बातें करता है, और फिर आता है भाषा के ऊपर, मातृभाषा के ऊपर। फ्रेंच जो मातृभाषा है उनकी, उसकी वो बात करता है और कहता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है, बहुत स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट, बहुत तार्किक और स्पष्ट भाषा। यहाँ पर उसका जो भाषा को लेकर जो गर्व का भाव है, ये लैंग्वेज शॉविनिज्म हम कहते हैं अगर इंग्लिश के शब्द की बात करें, तो यहाँ पर वो झलकता है। जैसे हम भी अक्सर बात करते हैं कि हमारी हिंदी दुनिया की कई भाषाओं से और बहुत सी भाषाओं से अच्छी है क्योंकि ये स्पष्ट है, इसके नियम जो है वो स्पष्ट है, बहुत अपवाद इसमें नहीं है। तो इस तरह से भाषा को लेकर गर्व की अनुभूति का एहसास हमें होता है अध्यापक की इस बात से। और फिर वो कहता है भाषा को लेकर एक सामान्य एक धारणा, एक मान्यता उनकी है, भाषा के महत्व की वो बात करता है और कहता है कि जब तक भाषा लोगों को आती है, किसी देश के लोगों को जब तक उनकी मातृभाषा आती है, जब तक उन्हें उस मातृभाषा का ज्ञान है, जब तक वो उसे बोल सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, जानकारी उनको होती है अपनी भाषा को लेकर, तब तक समझो जैसे कि जेल की चाबी उन्हीं के हाथ में। अगर उन्हें गुलाम बना भी लिया गया तो वो इस भाषा के जरिए, भाषा को हथियार के तौर पर अपने आप को संगठित करके एक
आंदोलन का रूप देकर वो कभी भी अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं। इस तरह से भाषा एक सशक्त हथियार के तौर पर भी पेश आती है। तो इस प्रकार एम हैमिल भाषा को लेकर, उसके महत्व, मातृभाषा के महत्व को लेकर बात करता है। फिर उन्होंने पढ़ाया, ग्रामर का लेसन उन्होंने दिया अपने छात्रों को, और फ्रेंच बड़ा हैरान था ये जानकर, ये देखकर कि उसे सब कुछ उस दिन बहुत अच्छे से समझ आता था, बहुत बहुत क्लियरली, बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था वो सब वो बड़ी आसानी से समझ, सब कुछ बड़ा आसान लग रहा था, और अध्यापक का पढ़ाना भी बहुत प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बार में, एक ही झटके में सब कुछ जो कि उसके पास था वो दे देना चाहता था, सौंप देना चाहता था अपने छात्रों को उस दिन। इस तरह के समर्पित भाव से अध्यापक उस दिन अपने छात्रों को पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि टीचिंग और लर्निंग, पढ़ाना और सीखना दोनों ही बहुत प्रभावशाली हो रहे थे। ये हमें पता लगता है। इस तरह का प्रश्न भी कई बार आ जाता है परीक्षा में कि ये प्रभावशाली क्यों था। तो इसकी बात हम कह सकते हैं क्योंकि ये मानव का स्वभाव होता है। आखिरी दिन था, सीखने का कोई बहुत अवसर बचा नहीं था, तो इसलिए सभी में सीखने के प्रति एक लगन, सीखने और सिखाने के प्रति एक लगन की भावना प्रकट होती है सभी के मन में। ग्रामर के बाद एक राइटिंग का लेसन हुआ, और एम हैमिल कुछ पर्चे, कुछ पेजेस वो लेके आए थे, जिसमें वो सुंदर लिखाई से अपने हाथ से उन्होंने कुछ शब्द उस पर लिखे हुए थे सुलेख के लिए बच्चे, जिसको, ताकि उन पेजेस को, उन पृष्ठों को देखकर बच्चे उसकी नकल करके सुंदर लेखन का, सुलेख का अभ्यास वो कर सकें। इस तरह के पर्चे जिन पे लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। तो इस तरह के पर्चे उन्होंने सभी छात्रों को उनके डेस्क पे दे दिए, बांट दिए, और ये सभी इस तरह से लग रहे थे, इस तरह से उनके डेस्क पे कुछ फ्लैग्स भी, उनके अपने फ्रांसीसी झंडे भी लगे हुए थे, और वो बहुत कलरफुल लग रहे थे। इसी प्रकार ये पर्चे भी उस तरह, उन फ्लैग्स की भांति, उन्हीं की तरह ये नज़र आ रहे थे। पूरी कक्षा में इस तरह के पर्चे उन्होंने कलरफुल उनको दे दिए थे, ताकि वो उनकी नकल करके अच्छा लेखन कर सके, राइटिंग का अभ्यास कर सके। अब जब सभी स्टूडेंट्स राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, बड़ी खामोशी थी पूरी क्लास में, और बहुत छोटे बच्चे, जो अक्सर हम कहते हैं कि वो बहुत, उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उनमें बहुत कम होती है, बहुत लंबे समय तक वो एकाग्रचित्त नहीं रह सकते, वो छोटे बच्चे भी बहुत मनोयोग से, बहुत ध्यान से, कंसंट्रेटेड होकर अपने काम में जुटे हुए थे। कोई आवाज़ बिल्कुल नहीं हो रही थी। पिन ड्रॉप साइलेंस एक तरह से था, और सिर्फ उनके पेन को घिसने की जो आवाज़ थी वही सुनाई दे रही थी। फिर कुछ इंसेक्ट्स, बीटल्स, एक तरह का कीट होता है, वो आ गया था उड़ते हुए वो क्लास में। तो उसके आ जाने से भी किसी तरह की हलचल नहीं हुई, जैसा कि छात्रों के साथ होता है। बच्चे जो हैं बहुत जल्दी वो ध्यान उनका हट जाता है, ख़ासतौर से इस तरह की घटनाओं को लेकर वो बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी बहुत छोटे बच्चों का भी ध्यान नहीं भटका, वो सब बड़े मनोयोग से, बड़े मन से अपने काम में व्यस्त थे, लेखन के कार्य में। तभी छत पर, बाहर खिड़की है, उसके ऊपर जो छत है, वहाँ कुछ पिजन्स आ गए थे, कुछ कबूतर वहाँ आ गए थे, और वो बहुत धीमी आवाज़ में वो कूइंग कर रहे थे, वो गा रहे थे। जिस तरह की आवाज़ होती है कबूतरों की, तो वो उस तरह की आवाज़ में कुछ बोल रहे हैं अपने स्वर में। तो कबूतरों की जो ये बोलने की आवाज़ है, जो कूइंग है, इसको सुनकर फ्रेंच के मासूम मन में एक प्रश्न उठता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंच कहता है कि क्या वो दुश्मन के लोग इन परिंदों को भी सिखा देंगे अपनी भाषा में गीत गाना? क्या इन परिंदों को भी वो जर्मन भाषा सिखा देंगे?
वो हमें तो सिखा सकते हैं। इंसानों के ऊपर तो उनका बस चलता है, क्या इन परिंदों के ऊपर भी उनका बस चल सकता है? ये प्रश्न उसके मन में आता है। इसको हम बाद में जब प्रश्न उत्तर, जब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तब इस कथन की व्याख्या पर फिर से आएंगे। अब फ्रेंच खुद भी अपने लेखन में व्यस्त था, जो कि अध्यापक के द्वारा ये कार्य दिया गया था। बीच बीच में जब वो अपने काम से अपना मुंह ऊपर करके देखता अध्यापक की तरफ, अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखता अध्यापक की तरफ, तो उसने ये देखा कि अध्यापक एम हैमेल इस तरह से चीज़ों को टकटकी लगा कर देख रहा था उस क्लास में, उस कक्षा में, जैसे कि वो हर चीज़ को, हर वस्तु को जो मौजूद थी उस क्लास में, उसको अपनी नज़रों में बसा लेना चाहता, क्योंकि उसे जाना था कल यहाँ से छोड़कर। तो यहाँ पर फ्रेंच महसूस करता है अपने टीचर की मन स्थिति, उसके मन की स्थिति को महसूस करता है, सिंपैथेटिक होता है और कहता है कि भाई सोचो, बेचारा अध्यापक एम हैमेल 40 साल से एक ही जगह, एक ही तरह की क्लास, एक ही नज़ारा उसके सामने, इसी तरह से वो लगातार 40 साल से कक्षा पढ़ा रहा है। सामने उसके वो बच्चे होते हैं, उसके छात्र, और बाहर उसका बगीचा, जिसको देखकर इसी तरह से उसने 40 साल बिता दिए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। वो डेस्क घिस गए हैं, कुछ चिकने हो गए हैं समय के चलते, घिसावट उनमें आ गई है। साथ ही साथ कुछ पेड़, जैसे कि वॉलनट का एक पेड़ है, वो अखरोट का पेड़, वो बड़ा हो गया है। और साथ ही एक बेल, हॉप वाइन, वो खिड़की से लिपट के छत पे चढ़ गई है। वो बेल जो उसने खुद अपने हाथों से लगाई थी। तो इस तरह की बात, इस तरह से ये कुछ बदलाव हुए, ये कुछ बदलाव पिछले 40 वर्षों के दौरान जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। इन छोटे छोटे इन बदलावों की, जो ये सिर्फ दिखने भर के जो बदलाव हैं, कुछ प्रकृति में जो बदलाव हैं, इन अगर बदलावों की बात छोड़ दें तो बहुत कुछ बदला नहीं था। एम हैमेल के लिए बहुत कुछ बदला नहीं था। 40 वर्षों से वही इसी तरह से अपने समर्पित भाव से बच्चों को पढ़ाना और अपने गार्डन की देखभाल करना। अब अध्यापक एम हैमेल के मन की एक और बात को, एक और भावना को महसूस करता है। फ्रेंड, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, उसी के ऊपर वो एम हैमेल रहता था। वहाँ उसकी बहन सामान पैक कर रही है, कल उनको इस जगह को छोड़ के जाना है। तो यहाँ जो आवाज़, उनके सामान को खिसकाने की आवाज़ आ रही है ऊपर से, इस आवाज़ को सुनकर अध्यापक व्यथित हो रहा होगा। इस तरह से भी फ्रेंच महसूस करता है कि अध्यापक के मन में क्या चल रहा होगा उस आवाज़ को सुनकर। उसकी बहन जो पैकिंग कर रही है ऊपर, उसको सुनकर उसका मन कितना दुखी होगा। अध्यापक के इस दुख का एहसास फ्रेंच को होता है। लेकिन अध्यापक एम हैमेल पूरे मनोयोग से, उस दिन बेशक ये लास्ट लेसन था, लेकिन पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से उन्होंने हर लेसन को सुना। राइटिंग के बाद, लेखन की जो क्लास थी, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री की एक क्लास ली। और फिर जो बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे, उनके द्वारा स्वरोच्चार, जो अक्षरों को जो उच्चारित करते हैं, बच्चे बोलते हैं एक स्वर में अल्फ़ाबेट्स को, तो उस तरह की एक क्लास हुई। और पीछे के जो डेस्क्स थे, जहाँ ओल्ड हॉशर पहले जिनका जिक्र हुआ वो आए हुए थे, उसके अलावा और भी बुज़ुर्ग थे उनके साथी, वो अब बाकी छोटे बच्चों के साथ एक स्वर में जब वो अक्षरों का पाठन कर रहे थे, अक्षरों का उच्चारण कर रहे थे, बाकी सारे बच्चे, उनके साथ ही साथ ओल्ड हॉशर भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर अक्षरों का उच्चारण, अपने अपने कायदे, अपने प्राइमर जो किताब वो लेके आए थे, उसमें से देखकर वो भी उन अक्षरों का उच्चारण कर रहे थे। तो एक तरह से वो बच्चे ही बन गए थे। ओल्ड हॉशर बच्चों की तरह ही अपने आप को महसूस कर रहे थे। उन्हें भी अफसोस था इस बात का कि वो बहुत कुछ उन्होंने सीखा नहीं, और आज वो
कुछ इस रूप में वो उस टीचर का सम्मान करें, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा। तो बच्चे ही बन गए थे वो, और उन्हें देखकर उनका जो अंदाज था ऐसा करते वक्त उनके आंसू आ गए थे। ओल्ड हॉशर की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रो रहे थे, साथ में वो उच्चारण भी कर रहे थे बच्चों के साथ। तो उनको देखकर हंसी आ रही थी, हंसना भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, ऐसी फनी सिचुएशन हो गई थी। और ये पूरा दिन जो लास्ट लेसन का था कितना अच्छे से याद था फ्रेंच को। तभी 12 बजने का समय हुआ। नज़दीक जो चर्च था उसके घंटे से पता लगा कि 12 बज गए हैं, और तभी आवाज़ आई नगाड़ों के बजने की। जो जर्मन सिपाही थे वो ड्रिल के उपरांत, परेड के उपरांत वो वापस अपनी बैरक्स में लौट रहे थे, और ये इस बात का संकेत था 12 बजने का समय कि अब क्लास ख़त्म होने वाली थी। और एम हेमिल अब अपनी कुर्सी से खड़े हुए, और वो बहुत कमज़ोर, पीलापन था उनके चेहरे पर, थकावट थी, और बहुत कमज़ोर लग रहे थे, बहुत तनाव में लग रहे थे। अब कुछ कहना चाहते थे कक्षा के अंत में, लेसन के एंड में, लेकिन जब वो बोलना शुरू किया उन्होंने तो उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो गई गले में ही, और वो कुछ कह नहीं पाए। तभी फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, बोल नहीं पा रहे थे। एक चौक का टुकड़ा उन्होंने लिया और जितना हो सके उतना बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, वेवला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये उन्होंने लिखा, और फिर वो रुक गए, संभल नहीं पा रहे थे, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे थे, इतने आवेग में वो आ गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे, इतने दुखी थे, इतने द्रवित थे इस स्थिति को लेकर, और उन्हें अपना सिर दीवार के साथ सटाना पड़ा, सहारा लेना पड़ा दीवार का। बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ हाथ से उन्होंने इशारा किया कि अब समय हो गया है, क्लास ख़त्म होती है, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तो इस प्रकार कहानी को हमने समझा हिंदी में। अब हम इसके जो पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के एंड में, और इसके लेसन के दौरान भी छोटे प्रश्न उत्तर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रेंच से क्या उम्मीद करी गई थी, वो क्या तैयार करके आए जब वो स्कूल उस दिन जाना था। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि फ्रेंच को पार्टिसिपल, जो कि एक ग्रामर का टॉपिक है, उसको तैयार करने के लिए कहा गया था। उस पर उसने उत्तर देना था अध्यापक के प्रश्न का, तो उसकी तैयारी उसने करनी थी पार्टिसिपल की। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन क्या देखा जो असामान्य था विद्यालय में। उसने देखा कि उस दिन किसी तरह का शोर नहीं हो रहा था, छात्रों के द्वारा एक स्वर में बोलने का शोर, अपने पाठ को दोहराने का शोर, उनके डेस्क को खोलने और बंद करने का शोर, अध्यापक के द्वारा फुटे को पटकने का शोर। इस तरह की कोई आवाज़ उस दिन नहीं हो रही थी, पूरा माहौल शांत था, गंभीर था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये छुट्टी का दिन हो, संडे का दिन हो। इसके अलावा उस दिन टीचर विशेष वेशभूषा में आया था, खास तरह की ड्रेस उस दिन वो पहन के आया था, सुंदर हरा कोट, झालर वाली कमीज और सिल्क की टोपी। तो खास बन के उस दिन टीचर स्कूल में आया था। इसके साथ ही हमें पता लगता है कि एक और असामान्य बात, उस दिन जो गांव के बुजुर्ग थे, जिसमें ओल्ड हॉशर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व मेयर और इसके अलावा भी कुछ बुजुर्ग लोग शामिल थे, वो लोग उस दिन कक्षा में आए हुए थे और पीछे के डेस्क पे, वो बेंचेस पे पीछे बैठे हुए थे। तो ये भी असामान्य बात थी। ओल्ड हॉशर तो अपनी किताब भी लेकर आया था प्रांगण। और अगली बात जो असामान्य थी, अनयूजुअल थी, उस दिन टीचर के पढ़ाने का अंदाज बहुत खूब था। वो बहुत मनोयोग से जो कुछ भी
उन्होंने कहा, पढ़ाया, वो बहुत बहुत शिद्दत से, बहुत इंटेंसिटी के साथ, इस तरह से वो इफ़ेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से उसे पढ़ा रहे थे। जो कुछ भी वो कह रहे थे वो सब कुछ बच्चों की समझ आ रहा था। फ्रेंच को बहुत इजी लग रहा था, बहुत अटेंटिव थे सभी बच्चे, बहुत मनोयोग और ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। तो ये पूरा जो माहौल था, ऐसा लग रहा था टीचर एक सब कुछ सिखा देना चाहता उस दिन, और छात्रों के द्वारा भी ऐसा लग रहा था कि वो उस दिन सीख लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लास्ट लेसन था, अब कोई और अवसर उनके पास नहीं बचा था सीखने। तो ये पूरा माहौल अलग तरह का था। टीचर का अंदाज अलग था। उसने जब फ्रेंच को डांटा नहीं लेट आने पर भी, तो उनका बोलने का अंदाज बड़ा जेंटल था, बड़ा नर्म था उस दिन। तो ये चीज़ें थी, ये कुछ बातें थी जो हम कह सकते हैं कि उस दिन असामान्य थी विद्यालय। अगला प्रश्न है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगाया गया था, क्या प्रदर्शित किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में जो बुरे समाचार थे युद्ध को लेकर, जो कमांडर्स दुश्मन के थे, उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते थे विभिन्न विषयों पर वहाँ के नागरिकों के लिए, वो उस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से इस तरह के समाचार लोगों तक पहुँचाए जाते थे। तो उस पर लिखा था कि भाई अब दुश्मन का कब्जा हो गया है, या कहीं कि जर्मन लोगों का, जर्मन सेना का कब्जा हो गया है उस इलाके में, और कल से वहाँ के जो लोकल स्कूल है वहाँ का, उसमें जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच के स्थान पर। नया अध्यापक कल से विद्यालय में पढ़ाने आएगा। ये समाचार उस बुलेटिन बोर्ड पे लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि बर्लिन का जो ऑर्डर था, बर्लिन से जो ऑर्डर आ गया था, जिसकी बात अभी हमने बुलेटिन बोर्ड वाले प्रश्न में की, उससे विद्यालय में क्या बदलाव आया। इस प्रश्न का उत्तर हम एक पहले दिए गए प्रश्न के उत्तर में हम जब हमने बात की कि उस दिन क्या असामान्य था विद्यालय में, तो उसके साथ ही हमने इस प्रश्न के उत्तर को डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से बदल जाती हैं एम हेमिल और स्कूल के प्रति उसकी भावनाओं में, उसकी प्रवृत्ति में किस तरह से बदलाव आता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना होगा कि पहले फ्रेंच के मन में क्या भावनाएं थी और बाद में क्या बदलाव आया। पहले वो बहुत पॉजिटिवली नहीं सोचता था, किताबों को वो एक मुसीबत समझता था, न्यूसेंस, बोझ लगती थी वो किताबें, बोरिंग लगती थी। लेकिन अब उसे लगा वो किताबें जैसे कि पुराने दोस्त जिन्हें अब छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह से किताबों का महत्व, किताबें अब उसे अच्छी लगने लगी। साथ ही अध्यापक के प्रति भी उनकी सोच, फ्रेंच की सोच बदल गई थी। पहले इस अध्यापक को वो सनकी मानता था और जिसके फुटे से उसे डर लगता था, जिसको वो क्रूअल कहा गया उस फुटे को, अब उस अध्यापक और उस फुटे की दुष्टता की बात वो भूल गया था और अध्यापक के प्रति उसके मन में सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में 2 प्रश्न हैं जिनको हम लॉन्ग आंसर के रूप में ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस द लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। तो 3 सेंटेंस हैं इस प्रश्न में। इसको अगर समझें तो इस कहानी में जो लोग हैं, अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए बहुत मूल्यवान है। किस तरह से, किस बात से पता चलता है आपको कि इस कहानी में लोग समझ गए थे कि भाषा उनके लिए मूल्यवान है। और अगला हिस्सा है इसी प्रश्न का कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों को इस बात का एहसास होता है कि भाषा उनके लिए मूल्यवान है। तो हमें पता लगता है कि लोगों को एहसास हो गया था, सभी लोगों को, अध्यापक को, फ्रेंच को, और इसके अलावा गांव के जो गणमान्य लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े बूढ़े थे, सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि भाषा उनके लिए मूल्यवान है। अब उनके पास कुछ समय बचा नहीं था भाषा को सीखने का। दुश्मन की भाषा को अगले दिन पढ़ाया जाना था और ये लास्ट लेसन था स्कूल में एम हेमिल के द्वारा जो दिया गया, जो पढ़ाया गया।
तो इस मौके पर जब ये परिस्थिति का सबको पता लग जाता है तो सभी में एक बदलाव आता है। अध्यापक की टोन बिल्कुल बदल जाती है, उनके पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। वो फ्रेंच को डांटते भी नहीं हैं जब वो लेट पहुंचता है स्कूल में, और उनके पढ़ाने का तरीका बड़ा प्रभावशाली था। धैर्य के साथ, इंटेंसिटी और ऑनेस्टी के साथ उन्होंने सभी जो टॉपिक्स थे और सब्जेक्ट्स थे उनको वो पढ़ाए उन्होंने उस दिन क्लास में, और बड़े प्रभावशाली तरीके से, जैसे कि सब कुछ उस दिन वो पढ़ा देना चाहते। उन्होंने भाषा को लेकर विश्लेषण भी किया, भाषा के महत्व के बारे में भी बात करी, और बाकी जो लोग थे उनको भी एहसास हो गया था। तभी वो आए हुए थे क्लास में, उपस्थित थे बच्चों के रूप में। वो बच्चे बनकर, छात्र के रोल में वो आए हुए थे, क्योंकि वो स्वयं बहुत पढ़े नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनको खुद उन्होंने बहुत कुछ सीखा नहीं था। तो आज वो सीखने आए थे, और साथ ही मौका तो नहीं था, लेकिन ये एक तरीका था उनका अध्यापक के प्रति और अपने देश और भाषा के प्रति खास तौर से अपने सम्मान का प्रदर्शन करने का ये अवसर था, मौका था, इसलिए वो आए हुए थे। और इससे भी हमें पता चलता है कि उनको अपनी भाषा के महत्व का एहसास हो गया था। और सभी बड़े बड़े भावातिरेक से ग्रस्त थे, सभी बड़े इमोशनल हो गए थे, और टीचर का जैसे हमें पता चला अंत में बोल नहीं पा रहे थे, और ओल्ड हॉशर भी बच्चों की तरह रो रहे थे जब वो उच्चारण कर रहे थे बाकी बच्चों के साथ मिलकर अक्षरों का। और स्वयं फ्रेंच का व्यवहार भी बिल्कुल, उनका दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल गया था। उन्हें भी जो है पछतावा था, उनके मन में पश्चाताप था कि वो बहुत सीख नहीं पाए अपनी मातृभाषा को, और इसी पछतावे के कारण आज लास्ट लेसन के दौरान उनका मन पूरी तरह से बदल जाता है। अध्यापक के प्रति उनका रवैया, अध्यापक के प्रति, पुस्तकों के प्रति, और पूरे माहौल की गंभीरता को वो समझते हुए वो महसूस कर रहे थे कि भाषा को सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। ऐसा होता क्यों है, जैसे कि आखिरी हिस्सा है इस प्रश्न का, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है कि ये मानव स्वभाव है, जब अवसर हाथ से निकल जाता है तब ऐसा होता है। अब कोई अवसर, अब कोई मौका उनके पास नहीं था भाषा को सीखने का, अब समय निकल गया था। जैसे कि कहा भी है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब कोई अवसर, कोई मौका उनके पास नहीं बचा था, इसलिए उनको एहसास हो रहा था, इसलिए उनको ये एहसास हुआ था कि भाषा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से पूरा माहौल बदला हुआ था पूरे विद्यालय। अगला प्रश्न है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? फ्रेंच सोचता है कि क्या वो जर्मन सिखा देंगे पिजन्स को भी, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, और एक से ज़्यादा उत्तर इसका हो सकता है, लेकिन जो भी उत्तर इसका लिखा जाए उसको जस्टिफाई करना होता है, वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके उत्तर की जब अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेंच के मन में ये प्रश्न क्यों उठता है? फ्रेंच की मासूमियत का पता चलता है, साथ ही उनकी समझ का पता चलता है, संवेदनशीलता का पता चलता है कि वो इस माहौल को कितना गंभीरता से समझ रहे थे। और एक तरह से उस बालक के मासूम मन में ये प्रश्न दर्शाता है कि एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिया दुश्मन की ताकत पे। एक कमेंट है ये इंसान की स्थिति पर, कि इंसान को गुलाम बना सकता है, इंसान दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर सकता है, उन्हें दुखी कर सकता है, उन्हें मार सकता है, उन्हें अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन परिंदों पे उसका बस नहीं चलता। इंसान दूसरे इंसानों के साथ दुष्टता कर सकता है, उनके ऊपर जुल्म कर सकता है, लेकिन परिंदे इस जुल्म से आज़ाद है। इंसान दूसरे इंसानों के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, लेकिन परिंदे इससे आज़ाद है। तो एक तरह से परिंदों की बेहतर स्थिति का एहसास इससे होता है, और ये एक कटाक्ष है मानवीय स्थिति पर।
मानव की दशा पर कि किस तरह से आज स्थिति इस तरह इतनी भयानक हो गई है कि मानव मानव का ही दुश्मन है। और परिंदों से सीखा जा सकता है, मानव को सीखना चाहिए कि किस तरह से परिंदे आज़ाद हैं। और इस एक व्यंग्यात्मक, एक आयरॉनिकल कमेंट भी है कि किस तरह से इंसान, जिसको हम बेहतर समझते हैं, जिसको श्रेष्ठ जीव इस धरा पर, इस धरती पर माना गया है, वो किस तरह से एक नकारात्मक दृष्टिकोण, एक विध्वंसात्मक तरह की सोच को लेकर वो किस तरह से दूसरे इंसानों पर जुल्म करता है। तो इस स्थिति में सीखा जा सकता है, परिंदों से इंसान सबक ले सकता है। एक तरह से प्रश्न करता है, एक तरह से फ्रेंच दुश्मन की सीमाएं बताता है, दुश्मन की जो लिमिटेशंस हैं कि किस हद तक उनका जोर एक तरह से चल सकता है दूसरे इंसानों पर पक्षी आज़ाद है, बर्ड्स इस तरह के जुल्म से आज़ाद है। तो इस तरह से हमें पता चलता है इस उत्तर के माध्यम से कि जो बात फ्रेंच सोचता है उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो एक तरह से उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, फ्रेंच ने दुश्मन की ताकत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया इस कथन के माध्यम से कि उनकी सीमाएं हैं, वो उनकी ताकत अपार नहीं है, सीमाएं हैं। और इस सीमा, उसकी ताकत की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको स्वीकार अगर कर ले इंसान समय रहते, तभी पूरी मानव सृष्टि का भला हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर की बात की। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट so that you could get news, so that you could get information regarding the coming up videos। और एक और बात आप ध्यान रखें कि इसको हिंदी में जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, अगर आप मेरा एक दूसरा वीडियो जो कि इसी चैप्टर को इंग्लिश में समझाया गया है, उस वीडियो को अगर आप देखें तो और बेहतर तरीके से आप इस लेसन को समझ पाएंगे। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।